अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी बाय आवर यूट्यूब चैनल सबरंग डिजिटल। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग के बारे में बात करेंगे। हम इस तनाज़े की तारीख, हकीकत और इन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने मिडल ईस्ट को इस नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया है। जंग के मुहर्रिकात पर बात करेंगे, उसकी रीजनिंग पर बात करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे इस जंग में आखिर कौन जीता और क्या दोनों ममालिक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स इसमें हासिल किए या नहीं किए। इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट कमीशन हासिल किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने 35 साल करियर में मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर अपनी सर्विसेज दी और इन सर्विसेज के एतराफ़ में आपको सितारा इम्तियाज़ और तमगा रसालत से नवाजा गया। खालिद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपने जितने बिजी आप होते हैं, आपकी रूटीन जिस तरह की है, उसमें मुझ जैसे नाचीज़ के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बड़ी इंस्पिरेशन से और बड़ी परसुएशन से ज़ाहिर है ना से फॉलो किया है। हमारे टाइमिंग्स भी डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। प्लेयर बीइंग विद यू। या वेलकम सर। ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को और फिर अगर वक्त हुआ तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए हम इसराइल गाज़ा और इंडिया पाकिस्तान इनको भी टच करते हुए अपनी डिस्कशंस को आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक वॉर गेमिंग का, मिलिट्री स्ट्रेटजीज का, इस तरह की जो स्पेशली टेक्निकल बातें होती हैं वो तो इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि अब उसमें हम उसे टच ज़रूर करेंगे, लेकिन ये है कि उस पर ज़्यादा फोकस हमारा नहीं होगा। हम ज़्यादा इसको जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं बाकी की सब डिटेल्स में जाऊँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ और फिर उससे उसके मुताल्लिक भी मेरे पास 1-2 सवालात हैं। जी सर, आपके मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे, लेकिन आपके सब प्रोग्राम्स में मैं एक चीज़ जो मैंने बड़ी शिद्दत से मिस की वो ये थी। ये एक वेबसाइट है माई जिन्ना के नाम से जी जी। और आप इसे रन कर रहे हैं, आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और इस वेबसाइट को जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव और बहुत आर्काइव किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने इसके अंदर लगाई गई है। कुछ जी सर इसके बारे में बताइए पहले हमें। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक रिफ्रेशर दिया है फ्रॉम कॉम्बैट एंड वॉर्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 21 साल हो गए। 2003-4 में मैं तुर्की गया था वॉर कोर्स करने के लिए और 1 साल का कोर्स था, टर्किश लैंग्वेज में करना था। मैंने वहीं रहना था इस्तांबुल में और वहाँ मैंने तुर्किश लीडर कमाल अतातुर्क की जितनी इज़्ज़त देखी तो मुझे बड़ी नदामत हुई कि हम कायद आज़म की शायद उतनी इज़्ज़त नहीं करते। और मुझे जो रैंक, प्रेजेंट रैंक है, जो मैं एयर कमोडोर हूँ पाक फ़िज़ाइया में, ये जो रैंक है प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे सितारा इम्तियाज़ और सितारा बसालत मिले हैं। तो मुझे नदामत ये हुई कि अल्लाह ताला के बाद शायद इसी शख्स की मरहून मिन्नत है और अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद ये सब कुछ मैं इस लायक ना ठहरता। तो मैंने अपना कर समझ पर कर के मैं इस एयरफोर्स में एयर कमोडोर बना हूँ और अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है तो मैं वापस आकर एयरफोर्स से परमिशन ली और तकरीबन सर्विस में रहते हुए 7-8 साल तक मैंने तहिया किया कि मैं कायद आज़म की पिक्चर्स रिस्टोर करूँगा, क्योंकि उस तुर्की में कमाल अतातुर्क की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ट्रिब्यूट्स हैं दुनिया के और हर जगह डिस्प्लेड हैं। और मैंने भी देखा कि कायद आज़म अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड आदमी थे। तो वो वेल ड्रेस मैंने कहा कहाँ चले गए? तो फिर मैंने वापस आकर तकरीबन काफ़ी साल ढूँढी बहुत तस्वीरें और वो लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने जो इतने सालों में तस्वीरें इकट्ठी की, आज मेरे पास कायद आज़म की तकरीबन 650 के करीब तस्वीरें हैं और हाई रेजोल्यूशन है। और दूसरी बात ये है कि फिर मैंने सोचा कि इनको क्या करूँ? फिर मैंने खुद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर सीखा, कुछ यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स एंगेज किए। तो अगले 3-4 सालों में एयरफोर्स में रहते हुए मैंने इन तस्वीरों को कलर किया। इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर्ड है और जी। ये बुनियादी तौर पर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कायद-ए-आज़म को हमने बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया। और कंट्रोवर्शियल ये बना दिया कि हमने कहा ये शिया था कि सुन्नी था या कुछ और था। तो मैंने सोचा कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उनके कायद-ए-आज़म के बारे में ट्रिब्यूट इकट्ठे करूँ। यानी कि जो उन्होंने क्या कहा, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, चर्चिल ने क्या कहा, ऐसे लोगों के और
बिल क्लिंटन ने क्या कहा, ऐसे लीडर्स का जब मैंने इकट्ठा करना शुरू किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ 250 के करीब जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके ट्रिब्यूट हैं। जो आप स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो पोस्टर वही हैं मुख्तलिफ लीडर्स के जो ट्रिब्यूट्स हैं कायद-ए-आज़म के बारे में। और फिर मैंने तकरीबन आज से 15 साल पहले सोचा कि इनको क्या करूं, तो फिर मैंने myjinnah.com के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की। वो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी स्पॉन्सरशिप के, मेरी ये शर्त होती है कि मैं इसके लिए पैसे नहीं किसी से लेता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। और दूसरी बात ये है, मैं तकरीबन 15 साल से लेक्चर दे रहा हूँ कायद-ए-आज़म के दी अनटोल्ड एंड अनसीन ऑफ मिस्टर जिन्ना के नाम से, और उसमें मैं मुख्तलिफ स्टोरीज शेयर करता हूँ। अभी मैं फरवरी में भी ह्यूस्टन में था, यूएसए में, वहाँ हमने एक जिन्ना लाइब्रेरी लॉन्च की है कायद-ए-आज़म के ऑनर में। 3 पाकिस्तानी दोस्त हैं, डॉक्टर आसिफ कदीर हैं, डॉक्टर तनवीर भट्टी हैं और तनवीर और ताहिर भट्टी साहब, और ये दोस्त हैं जिन्होंने ये लॉन्च की है। और मैं उनके साथ मिलकर, मैं इस वक्त कायद-ए-आज़म फाउंडेशन यूएसए का पैटर्न इन चीफ भी हूँ। तो अभी मैं इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त भी मैंने यूएसए में ही मनाना है उनके साथ यौम आज़ादी जो है पाकिस्तान की। तो ये एक लॉन्ग हिस्ट्री है। अब मैं पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली, कनाडा, यूएसए, यूके में लेक्चर दे चुका हूँ। पाकिस्तान की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी बड़ी में लेक्चर दे चुका हूँ। लेकिन मेरे लिए हम्बल प्राइड ये है कि मेरी शर्त होती है कि मैं इस लेक्चर के पैसे नहीं लूँगा। और बुनियादी वजह यही होती है कि इस मुल्क में जो सब कुछ मुझे मिला है वो इसी लीडर की वजह से मिला है। तो मुझे, क्योंकि दूसरे वसीला से अल्लाह ताला ने मुझे मोहताजी नहीं दी इन पैसों की, तो मैं बगैर किसी रिम्यूनरेशन के ही लेक्चर देता हूँ एज अ कॉज, एज अ डेट। जो मेरे पे कर्ज है इस कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी का, वो मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लॉन्ग हिस्ट्री है। आज भी पैशन कंटिन्यू है। 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ फॉर माई ट्रिप टू यूएसए एंड कनाडा। जी, अमेजिंग सर, अमेजिंग। अगेन शुक्रिया आपकी इन एफर्ट्स का, और इट्स अ ग्रेट वर्क। थैंक यू। अच्छा सर, अब कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं, स्पेशली ईरान इसराइल के जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसके हवाले से। आपने देखा ही होगा कि 13 जून को इसराइल ने जो है वो अनप्रोवोक्ड ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, और उसमें जो है काफ़ी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री कमांडर्स भी शहीद हो गए। मीनवाइल ईरान खुद जो है वो डायलॉग्स में था अमेरिका के साथ। अच्छा, सवाल मेरा ये बनता है सर, इसराइल का अटैक जो था, क्या ये अमेरिकन नहीं पता था उनको, या उनकी आशीर्वाद के साथ किया है, या ये अमेरिका की अपनी स्टिक एंड कैरेट की कोई पॉलिसी थी? देखिए इमरान साहब, ये दुनिया में ये जो नेशनल इंटरेस्ट होती हैं, जहाँ भी कन्वर्ज करें, एक मुल्क दूसरे से सपोर्ट करता है। अमेरिका का भी नेशनल इंटरेस्ट ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट किसी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, और इसराइल का तो पहले से ही था। मुझे तफसीलात बाद में मिली और जंग के दौरान मिली, उससे मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ये ना सिर्फ अमेरिका के कंसेंट से हुआ, बल्कि अमेरिका की मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट से भी हुआ। उसकी वजह ये है कि हमने जाना कि जो पहली 13 जून की जो थी, अटैक किया 200 जहाज़ों ने, इसराइल से टेक ऑफ किया और ऑल द वे प्रॉबेबली मोस्ट लाइकली जॉर्डन और इराक के ऊपर से गुजर के, बिकॉज जो शॉर्टेस्ट रूट बनता है, ईरान पर हमला किया। तो ये 200 जहाज़ों ने बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे और वापस नहीं आ सकते थे। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग 200 जहाज़ों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, एयर टू एयर रिफ्यूल टैंकर्स चाहिए आपको, जो हवा में उड़ते हैं। इसराइल के पास सिर्फ 6 टैंकर्स हैं एयर टू एयर। ये 200 जहाज़ों को रिफ्यूल करने के लिए बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने मदद की होगी अब और रास्ते में रिफ्यूलिंग करने के लिए। एक बात। दूसरी, कंप्लीटली ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, आपने नोट किया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए जैम किया गया, और बाकी उन्होंने ज़मीन से ईरान की सरहद के अंदर से फायर किए गए ड्रोन से उनके एयर डिफेंस नेटवर्क को तबाह किया। फिर उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया, फिर उनकी टॉप लीडरशिप को टारगेट किया, फिर उनके आर्मी चीफ और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। तो ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के नॉलेज में नहीं सिर्फ था, बल्कि एक फिजिकल सपोर्ट से था। और वो एविडेंट इस तरह भी बाद में हो गई कि जब हिट बैक किया ईरान ने, आपने नोट किया होगा कि जब इन्होंने अपने ड्रोन चलाए यहाँ से, ईरान से, तो मैं आपको वो आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो कितनी मुश्किल से वहाँ पहुंचे थे। एक तरफ फैसिलिटेशन अमेरिका दे रहा है, जॉर्डन और इराक के ऊपर से गुजर कर वो आ रहे हैं, आराम से वापस चले जाते हैं, कोई मुल्क चैलेंज नहीं करता, कोई नीचे ज़मीन पे एयर डिफेंस सिस्टम जॉर्डन या इराक का हरकत में नहीं आता। एक बात। अब यहाँ से जब ईरान फायर बैक करता है, तो सबसे पहले पर्शियन गल्फ में अंदर जो अमेरिकन वॉरशिप्स डिप्लॉयड थे, वो उन मिसाइल्स या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते थे। जब यहाँ से गुजर कर आगे जाता था, इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरते थे, तो उनका एयर डिफेंस क्योंकि मोस्टली अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते थे।
और फिर रेड सी से गुजरते हुए अमेरिकन वॉरशिप्स एक दोबारा हमला करते थे उन पर समंदर से, उन ड्रोन्स के ऊपर या मिसाइल्स के ऊपर। जब ये मिसाइल एयर स्पेस में इसराइल की एंटर होने वाले होते थे तो ईस्टर्न मेडिटेरियन पर जो वॉरशिप्स खड़े किए हुए थे, जो समंदर लगता है इसराइल को, वहां भी वॉरशिप्स खड़े किए हुए, तो इनकमिंग मिसाइल्स को वहां से भी हिट किया जाता था। ये सब कुछ होने के बाद इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर ये मिसाइल एंटर होते थे, जहां 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स का मतलब ये है कि एरो 3, एरो 2, एरो 1, ये वो एयर डिफेंस नेटवर्क हैं जो मीडियम और एटमॉस्फेरिक थ्रेट को चैलेंज करते हैं। फिर उनके पास डेविड स्लिंग था, एक एयर डिफेंस नेटवर्क, और सबसे जी, बढ़कर जो आपने सुना होगा वो है आयरन डोम, जिसका बहुत आयरन जिक्र हुआ डोम। है। एक वेपन सिस्टम जो एयर डिफेंस का जिसका बहुत कम जिक्र हुआ है वो भी इसराइल के पास था, और वो कहलाता है थार्ड, THAAD, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये भी इसराइल के पास था, लेकिन ये अमेरिकन इक्विपमेंट है। ये 2019 में उन्होंने हमास के लिए कुछ एक्सरसाइज की थी, और उसके लिए टेम्परेरी तौर पर अमेरिका ने दिया था इसराइल को, लेकिन इसराइल को इतना पसंद आ गया और अमेरिका ने भी लिहाज करते हुए फिर उधर ही रहने दिया। वो डिफेंस नेटवर्क भी था। तो मैं ये कह रहा था कि जब इतना कुछ होने के बावजूद जब इधर एंटर होते हैं तो फिर ये मिसाइल जिनका मैंने जिक्र किया, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग और आयरन डोम और थार्ड, ये इंटरसेप्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि ये आपके सवाल का कंक्लूड करते हुए ये कर सकते हैं कि ये डेफिनेटली अमेरिका की ब्लेसिंग, मिलिट्री और ऑल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ ये सारा कुछ हुआ था। अच्छा सर, दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगा, बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड द फैसिलिटीज दैट इजराइल हैड, और उसके अगेंस्ट ईरान जो है उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर हम इसकी इन टर्म्स ऑफ विन और लूज एक कंक्लूजन निकालें, तो फिर जो मुझ जैसे जो लोग हैं उनके तो समझने में यही आता है कि ईरान इज द विनर। देखिए ऑल्दो कि डेथ टोल तो बहुत ज्यादा हुआ है ईरान की तरफ, लॉसेस भी बहुत ज्यादा हुए, डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए। इमरान साहब, एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब एक जंग इनिशिएट की जाती है, कोई भी मुल्क इनिशिएट करता है, और ख़ास तौर पे जो एग्रेशन करता है, जो ऑफेंस करता है, वो सबसे पहले अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। मैं इंडिया पाकिस्तान पे बाद में आऊँगा, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह ड्रॉ किए होंगे। जी, ऑब्जेक्टिव आप ये ड्रॉ करते हैं कि जब हम जंग बंद करेंगे या जंग बंद होगी तो इस टर्म्स पर, और हमें ये कुछ गेन किया हो जाना चाहिए उस वक्त तक, और ये हमने अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। अब जाहिर है कोई सीक्रेट नहीं रह गया कि इसराइल के 2 एजेंडे थे, एक ईरानी न्यूक्लियर प्लांट को न्यूट्रलाइज करना, और दूसरा रिजीम चेंज करना। रिजीम चेंज करने का मुझे सपोर्ट मिलती है इस ऑपरेशंस के नाम से जो इसराइल ने रखा था। इस ऑपरेशन का नाम इसराइल ने रखा था राइजिंग लायन, जी, यानी शेर को कहा गया था ये। और शेर कहां से आया, मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूं कि ये ईरान का जो प्रेजेंट झंडा है उसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। ये इससे पहले शेर हुआ करता था यहाँ पर, शायरान का यहाँ पे लॉयन होता था यहाँ पर। तो आप कनेक्ट कर पा सकते हैं कि मैं किस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि ये रिजीम जी, चेंज का क्या मतलब था। एक बात। तो एंड ऑफ द डे, इररिस्पेक्टिव ईरान ने क्या खोया क्या पाया, आया इसराइल ने दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव किए। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जब आप सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा नहीं ख्याल वो कंप्लीटली तबाह हुआ है, और रजीम चेंज तो वैसे नहीं हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो दोनों मुल्कों को एडवांटेज, एक हमने एनवायरमेंट देखना होता है। जीत हार के वक्त हमने ये देखना होता है इमरान साहब कि कैपेबिलिटी क्या थी और आपका रिजॉल्व क्या था। 2 चीजें आमतौर पर जंगों में देखी जाती हैं, इंडिया पाकिस्तान में भी मैं रेफर करूंगा इन्हीं दोनों लफ्जों को, एक कैपेबिलिटी और एक रिजॉल्व। अमेरिका की सपोर्ट की इतनी मैसिव थी इसराइल को कि ऑब्वियसली कैपेबिलिटी का तो कोई डाउट नहीं था। और कैपेबिलिटी का मैं आपके व्यूअर्स को आसानी से एक डाटा पेश कर देता हूं। जब से इसराइल बना है तकरीबन 78 सालों में, अमेरिका ने किसी मुल्क को, फॉरेन मुल्क को, जो सबसे ज्यादा एड दी है वो इसराइल है। इजराइल को। 200 260 बिलियन डॉलर मिलिट्री की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। और उसके बाद नंबर 2 कंट्री कौन सी है जिसको मिलिट्री एड दी गई है, वो इजिप्ट है, ओनली 50 बिलियन डॉलर एज कंपेयर टू 260 बिलियन डॉलर की निस्बत। तो आप इमेजिन कर लें कि कितना फर्क है। अगर पूरी दुनिया की एड इकट्ठी कर लें, अमेरिका ने जो बाहर दी है पिछले 78 सालों में, तो इसराइल को दी जाने वाली एड फिर भी ज्यादा है। और एक बात, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल, एक बात तो ये हो गया। तो ये तो हो गई कैपेबिलिटी की बात। रिजॉल्व की बात, ऑब्वियसली इनका रिजॉल्व था तबाह करने का, लेकिन कितना हुआ, मैं अब ईरानी साइड पर आ जाता हूं। ईरान की क्या कैपेबिलिटी थी, कैपेबिलिटी क्योंकि मैंने आपको इसराइल की अभी बताई है, 260 बिलियन के साथ रेफरेंस किया हमने। अब ईरान पे आ जाते हैं। पिछले तकरीबन 40 सालों में इनके ऊपर इतनी सख्त पाबंदियां हैं, तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा उनका एसेट क्या है, ऑयल, और ऑयल वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अमेरिकन पाबंदियों की वजह से।
दूसरा सबसे बड़ी एक हिंड्रेंस उनके अंदर ये है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में वो बिजनेस या ट्रेड वैसे भी नहीं कर सकते बैंकिंग की वजह से। सिर्फ चाइना तेल खरीदता था और वो भी 20% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि चाइना खुद बहुत बड़ा मुल्क है, तो अमेरिका के साथ इस तरह का कन्फ्रंटेशन थोड़ी सी अफोर्ड कर सकता था। सिर्फ वही एक कस्टमर है मीनिंगफुल जिसको मैं कहता हूँ। तो इन्होंने जो काउंटर किया वो रिजॉल्व के तहत किया। कैपेबिलिटी ना होने के बराबर थी, एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। इनके पास F-14 और F-4 जहाज थे, टॉम कैट और फैंटम। ये इतने ऑब्सलीट हैं कि ये शाह फरहान के जमाने के थे और ये अमेरिकन बने हुए थे और उनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते थे। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद वो एयरफोर्स ना होने के बराबर है, और एयरफोर्स का जितना इंपॉर्टेंट रोल है आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग में देख लिया। जी। तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अब ईरान के पास एक एडवांटेज भी थी, बाकी सारी डिसएडवांटेज होने के बावजूद ईरान के पास एडवांटेज थी इसका बहुत बड़ा रकबा। ये पाकिस्तान के तकरीबन दुगना से थोड़ा सा कम है। यानी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू सिंपल कर देता हूं, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स भी आप जैसे नौजवान होंगे। ईरान का साइज इसराइल से 70 गुना बड़ा है। जी। यानी इसराइल 170th है ईरान का, रकबे के लिहाज से, ज्योग्राफी के लिहाज से। एक बात क्लियर, पाकिस्तान का तकरीबन 40 गुना छोटा है इसराइल हमसे। और अगर हम अपने अपने किसी सूबे से कंपेयर करें कि इसराइल कितना बड़ा है, तो हमारा जो केपी के सूबा है उसका चौथा हिस्सा है। मैं आसान बता देता हूं कि कितना जगह। अब 70 गुना रकबे को हिट करना वर्सेस अपने से 70 गुना छोटे को हमला करना कहीं ज्यादा आसान भी है। और ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 10 करोड़ है और इसराइल की पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ है। पॉपुलेशन में 10 गुना फर्क है। जब ईरान एक मिसाइल पहुंचाता है, चाहे वो 100 में से 20 पहुंच जाए, उनका रकबा इतना छोटा। जी, एक सवाल मेरा साथ में ले लीजिएगा। जी, जी, जिस श्योर। तरह आपने ज्योग्राफिकली कंपेयर किया ईरान को और इसराइल को और इवन पाकिस्तान को, तो एयर डिफेंस के हवाले से एक छोटा मुल्क जो है उसे प्रोटेक्ट करना आसान होता है या एक बड़े मुल्क को? इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ज़्यादा किसके पास होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एयर डिफेंस? एयर डिफेंस डेफिनेटली छोटे मुल्क को डिफेंड करना ज्यादा आसान होता है ज्योग्राफिकली। लेकिन अगर आप पेनिट्रेट करते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपसे कि पेनिट्रेट करते हैं, तो 100 में से 20 मिसाइल भी बहुत होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो इतना छोटा ज्योग्राफिकली मुल्क है कि पूरी इसराइल की पॉपुलेशन तकरीबन 5-6 दिन बंकर्स में रही। उनके हॉस्पिटल जब हिट हुए तो उनको पता लगा दवाइयां शॉर्ट भी हो सकती हैं। उनके ग्रिड स्टेशन या बिजली घर तबाह हुए तो उनको पता लगा कि गाजा में जब बिजली नहीं होती तो बच्चे ऐसे रोते हैं गर्मी में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बुनियादी तौर पर इसराइल को वॉर का टेस्ट नहीं लोगों को पता था। इसराइल की आर्म फोर्सेस को पता था कि किस तरह का टेस्ट होता है, बिकॉज जाकर ऑफेंस करते हैं, वो दूसरों पर हमलावर होते हैं, दूसरे मुल्कों हर्ट में अपनी रेड कायम करते हैं। हर्ट करना आता था, हर्ट होना नहीं आता था। जी, एग्जैक्टली। तो एक तरफ आसान था निस्बतन इनके लिए डिफेंड करना, बिकॉज इनका मैसिव एयर डिफेंस था। ईरान के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन ईरान को एडवांटेज ये था कि इनके थोड़े बहुत भी जो 20-30% उन्होंने माना। और CNBC की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने एक इजरायली सीनियर ऑफिशियल को रेफरेंस देते हुए या कोट करते हुए कहा था कि हमने शुरू में तकरीबन 90% इंटरसेप्ट किए थे जो इनकमिंग थे, और बाद में 60% किए थे। और रीजन ये थी, वो मैं आप पूछेंगे स्ट्रैटेजी तो मैं अर्ज कर दूं कि सिंपल, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने बहुत एक्सपेंसिव मिसाइल, बड़े सस्ते मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट करने पर खर्च किए हैं या चला दिए हैं। तो आखिर में उनको राशनिंग करनी पड़ गई थी टुवर्ड द लेटर पार्ट। तो दैट अमाउंट्स टू ईरान सक्सेस इस डोमेन में कि उन्होंने एक तो उनके लोगों की विल को काफी डैमेज किया जंग लड़ने की। दूसरा, उन्होंने ये एक टैबू खत्म कर दिया कि इनका एयर डिफेंस नेटवर्क, खास तौर पर आयरन डोम जो है वो प्रेग्नेबल नहीं है, वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, वो हुआ। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्कनेक्ट हुआ बिटवीन द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द पीपल, बिकॉज लोगों को तो नहीं अंदाजा था कि जंग की ये कीमत देनी पड़ती है। तो ये ईरान का एक एलिमेंट कामयाब हुआ। ईरान का जो, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट कितना हिट हुआ, वो बाद में बात कर सकते हैं अगर जी, आपके जहन में सवाल उससे जी रिलेटेड। सर। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक कंट्री जो है वो तकरीबन कोई 40-50 साल तो हो चुके हैं ईरान को, जो है एक वर्ड आइसोलेशन के अंदर है, इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट है, और इसके अलावा कल्चरली और दूसरे मुल्कों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी जो है उसकी काफ़ी सैचुरेशन है। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, उससे भी काफ़ी दूर है। तो इन चीज़ों के बावजूद भी उसने जो है वो इतनी प्रिसाइज, इतनी स्मार्टली अपने आप को प्ले किया है, तो शुड बी अप्रिशिएटेड इन अ वे। जी, डेफिनेटली, बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी, एयर पावर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस मुल्क के पास एयरफोर्स ही ना हो या ना होने के बराबर हो और एयर डिफेंस नेटवर्क ना हो, आप इंटरसेप्ट ना कर सकें, उसकी उन्होंने कीमत जरूर दी, होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बगैर भी लड़ा जा सकता है, क्योंकि उसके बगैर उन्होंने मिसाइल से लड़ा और इतनी डिटर्मिनेशन से लड़ा
क्योंकि देखिए ये हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दुनिया साबित रोजाना कर रही है, जितनी जंगें होती हैं, यूक्रेन देख लें, रशिया की वॉर देख लें, मॉडर्न कोई भी वॉर देख लें, बॉस्निया देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इराक वॉर देख लें, ये हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि एयर फोर्स के बगैर आप जंग शुरू कर सकते हैं, आप जंग लड़ सकते हैं, आप जीत नहीं सकते। अच्छा सर, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के रोल को भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जब इन्होंने अनाउंस्ड करके फरदौ, नटान और इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर अटैक किया है, और ऑब्वियसली उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सवाल मेरा ये है कि एक साइट और भी थी जहाँ पर रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, वहाँ कुछ इस तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं की गई, और ऑब्वियसली अगर ये अनइन्फॉर्म्ड होता तो उसमें रेडिएशंस का ताबकारी जिसको हम कहते हैं उसके चांसेस भी होने थे। तो क्या कोई पीछे ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही थी अमेरिका की और ईरान की कि भाई अब हम हमला करने वाले हैं इस जंग को रोकने के लिए, तो अपने जो आपका स्टॉक पाइल है मूव कर लें, या मतलब ये समझ में नहीं आता। अगर वो इतनी साइट्स थी और इतना उसका वावेला पीटा जा रहा था तो उधर से तो ये सिंपल इज दैट कि उधर से ताबकारी होनी चाहिए थी। देखिए इमरान साहब, इसमें ट्रैक टू तो नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल इसमें ट्रैक टू थी। इसमें सिंपल ऑफेंस था, और जिसके अंदर हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये ईरान के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, या उसको कोई बहुत जीनियस लोग नहीं चाहिए थे ये समझने के लिए कि जब जंग शुरू हो गई है तो नंबर 1 टारगेट उनका एटॉमिक प्लांट उनके होंगे। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरा, उनको ये भी क्लियर था कि अगर ये हुए प्लांट पर हमले तो जाहिर है एक बहुत ऑफेंसिव जहाज जो B-2 बाद में सारी दुनिया ने देखा, या B-52 मार सकता था इन न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका का, या B-2 जो बाद का लेटेस्ट जहाज है वो मार सकता था। तीसरा, ईरान को लिए भी ये भी कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए था कि इनको यहाँ पे यूरेनियम नहीं रखना। तो इसमें कोलैबोरेशन का कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कॉमन सेंस का था कि ईरान को ये समझ आ रही थी कि हमारे या इन्होंने रजीम चेंज तो करनी है, एक वो जो टारगेट कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने हमारे न्यूक्लियर प्लांट को हिट करना है। तो न्यूक्लियर प्लांट को कोई भी मेरा ख्याल है कम अकल भी कोई लीडर होगा वो भी सबसे पहले यूरेनियम को भी शिफ्ट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स को भी वहां से निकालेगा। और बाय द वे ये ज़हन में रखिए कि ये न्यूक्लियर प्लांट कोई ऐसी शॉपिंग प्लाजा नहीं था ये जिसको बंकर बस्टर मारते तो वो तबाह हो जाता। ये डे 1 से जब पहली ईंट लगाई जाती है न्यूक्लियर प्लांट की, तो ये पता होता है ईरान जैसे मुल्कों के इस पर हमला होगा, और हमला किसका होगा ये भी उसको पता था। तो जाहिर है ये पहले दिन से उन्होंने 300 फुट अंडरग्राउंड बनाया और ऑब्वियसली बड़ा स्ट्रेंथन किया। ये एक चटीले पहाड़ हैं फर्दों के जो कुम के पास हैं, ये बहुत बड़ा पहाड़ों का सिलसिला है। अब मैं 2005 से इसको साइट को फॉलो कर रहा हूँ। ये अंडरग्राउंड है और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपस में, और बहुत ज़्यादा 300 फुट का मतलब मैंने आपको किया ना कि बंकर बस्टर 50 मीटर तक मारते हैं, तकरीबन 100 फुट तक, जिसका मतलब ये है कि इनको कंसिस्टेंट बॉम्बिंग करनी पड़ी होगी टू पेनिट्रेट। लेकिन ये इतना बड़ा कंपाउंड है, ये एक बिल्डिंग नहीं थी, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्दों का ही देख ले तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तबाह करने में कामयाब हुए हैं। खास तौर पर अगर इंजीनियर पहले निकल गए थे, एनरिच यूरेनियम पहले चला गया होगा, और सेंसिटिव लेबॉर्ट्री या टेस्ट इक्विपमेंट ये बाहर पहले ले गए होंगे नोइंगली कि हमला होना है, तो मेरा ख्याल है ईरान कम बैक कर सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका या इसराइल ने ड्रॉ किए थे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करने के चक्कर में, वो शायद अभी तक इंटैक्ट हों काफ़ी हद तक। आपकी फोरकास्ट क्या कहती है सर? क्या ईरान अब स्पीड अप करेगा अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को हासिल करने के लिए, या स्टॉप कर लेगा इधर ही? देखिए इस पे डिपेंडेंट है जंग शुरू कैसे होती है। आपने नोट किया होगा जिस दिन हमला किया इसराइल ने, उस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान को चाहिए फौरी तौर पर जो अच्छी डील ले सकता है ले ले, इसको पता नहीं है क्या आने वाला है, इसको जी। सब कुछ तबाह हो जाएगा, दे लूज एवरीथिंग और दे डोंट नो प्लान दिस 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 दिस। ये एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर स्टैंस होता 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 आपने नोट किया होगा, यहाँ तक आया कि उनको फिर कतरी प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि जा से बात करो, सीज फायर करें। अब ईरान ने तो अप्रोच नहीं किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट, और क्यों कहा था? इसलिए कि वो इसराइल का भरम टूट रहा था, जो उनका ईगो बनी हुई थी, जो एक स्टैंस बना हुआ था, एक इंप्रेशन बना हुआ था कि वो नहीं तबाह हो सकता, कोई हमला नहीं हो सकता, वो टूट रहा था, पहली बात है। और जाहिर है इसराइल की विल पावर लोगों की भी इफेक्ट हो रही थी। आपने नोट किया होगा ईरान के कोई लोग एयरपोर्टों पे नहीं भागे, कश्तियों से नहीं भागे, जबकि इसराइल के लोग बाय सी बाय एयर वहां से एस्केप कर रहे थे। और मैंने पैनिक था, अच्छा खासा पैनिक था जी, बिल्कुल। अच्छा पैनिक था, बिकॉज दे नेवर थॉट कि जंग इस तरह होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि नेगोशिएशन में अब फेयरली बैलेंस्ड इसकी पोजीशन होगी ईरान की, जब भी नेगोशिएशन हुई, क्योंकि वो वाली तबाही और वो रिजीम चेंज ओवर करना चाहते थे वो नहीं हुई, तो ईरान की निस्बतन बेहतर पोजीशन है, जो मैं फोर्सी कर रहा था, अगर ये ना हिट बैक करते और उनको इस तरह पनिश ना करते। क्योंकि जाहिर है मैंने जैसे कहा, और मैंने उन दिनों चैनल्स पे भी यही कहा था कि ये एक कौम नहीं है, ये एक तहजीब है।
पिछले 5000 साल इनकी हिस्ट्री है, पिछले 200 सालों में इन्होंने 8 जंगें लड़ी हैं, और जो कहते हैं वो ईरानी क्लेम करते हैं कि हमने एक भी इनिशिएट नहीं की थी। तो ये अपना डिफेंड करना जानते हैं, रेजोल्यूट कौम है, और अपनी डिटर्मिनेशन से इन्होंने एक डिफरेंट डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। जब भी नेगोशिएशन टेबल पर आए, निस्बतन बेहतर पोजीशन से आएंगे। सर, इस जंग के आखिर में आप एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और प्रोफेशनल आप सोल्जर हैं थे और हैं, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो लेसन टू टेक ईरान के लिए क्या होगा इसमें? ये जो 12 दिन का जो एपिसोड गुजरा है, इसमें क्या लेसन होगा? आप अगर इस तरह की किसी कंडीशन में हो तो आपको क्या, मतलब इन सारे माहौल को देखते हुए क्या ईरान को करना चाहिए और उन्होंने कौन सा लेसन उनको लर्न कर किया हुआ होगा उन्होंने? देखिए, नंबर 1 मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एयरफोर्स स्ट्रांग करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उनके पास एयरफोर्स नहीं थी ऑलमोस्ट, पहली बात। ये मैं मानता हूं कि इजराइल अगर फाइटर जहाज ले भी ले तो वो इजराइल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रास्ते में जॉर्डन या इराक उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे या शूट डाउन कर दिए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एयरफोर्स सिर्फ ऑफेंस के लिए नहीं होती, एयरफोर्स डिफेंस के लिए भी होती है। डिफेंस के लिए, डिफेंस का मतलब ये है जैसे पाकिस्तान ने डिफेंड किया था, टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर, अपने बॉर्डर के अंदर रह के किया था। अगर इसके पास, ईरान के पास एयरफोर्स होती तो जाहिर है इतनी खुली तरीके से इजराइल की एयरफोर्स ना आकर आती और निकल जाती सेफ। जब उनका नुकसान होता तो जाहिर है उनको एक झिझक आ जाती कि उनको लॉस की एक वैल्यू पता लगती, एक बात। दूसरी, आपने नोट किया होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करने का ईरान ने अनाउंस किया था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, अपना हॉर्मोज को ब्लॉक करेंगे। मेरी नजर में वो मुमकिन नहीं था। मैं उन्हें उसी दिन कहा था कि ईरान ने ऐलान किया लेकिन कर नहीं पाएगा, और मुझे जाहिर टीवी पे पूछा जाता था कि क्यों नहीं कर पाएगा। मैंने उनसे कहा था कि ये अपने वॉरशिप्स खड़े कर सकता है वहां डिनाई करने के लिए, माइंस लगा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो हवा से हमला इनके वॉरशिप्स पर होगा दुश्मनों की तरफ से, यानी इसराइल की, अमेरिका की, या इवन मिडल ईस्ट का कोई मुल्क भी ज्वाइन कर सकता था, बिकॉज ये उनकी इंटरेस्ट भी क्लैश हो रही थी। तो मैंने ये कहा था कि जब हवा से इन शिप्स को अटैक किया जाएगा एयर से, तो एयरफोर्स तो है ही नहीं जो इनको इंटरसेप्ट करेगी, तो वो शिप्स है जो नॉकआउट करके डबो देंगे, वो हॉर्मोज फिर खोल लेंगे। तो वो हुई भी नहीं फिर बाद में, आपने देखा। तो इनको एयरफोर्स चाहिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे। एंड नंबर 2, उसकी मेरे ख्याल में कोई वायबिलिटी भी नहीं थी। अगर वेस्टर्न पावर्स को इन्होंने थोड़ा बहुत चैलेंज करना भी था तो उधर से तो ट्रेड कहते हैं कि 70% जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न साइड पर आती है। एग्जैक्टली, एक तो वो एलिमेंट है, और दूसरा जो आपने पूछा है कि और क्या डेवलप करना चाहिए, इनको फौरी तौर पर जब भी नेगोशिएशन हो अपने ऑयल एक्सपोर्ट को एक अप्रूवल में लाना चाहिए अमेरिका से कि हमें, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी कहा भी है कि वो तिजारत करें, ये करें, वो करें। अब इन बार्गेन वो क्या चाहेंगे वो तो अभी फ्यूचर में पता लगेगा, लेकिन ये जरूर ईरान को चाहिए कि अपने तेल के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करे बार्गेन के अंदर, और एयरफोर्स नंबर 1, ये 2 मैं टॉप प्रायोरिटी में कहूंगा कि इंटीग्रेशन, और फिर इंडिजीनियस एफर्ट करें कि खुद डेवलप करने की जितनी कोशिश करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में भी इन पर पाबंदियां लग सकती हैं। सर, इसके अलावा ये जो अननेसेसरीली ईरान ने अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ था टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, ये भी आई थिंक इसको अब इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए और टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। देखिए, वो डिपेंड करता है उनकी गोल ऑब्जेक्टिव पर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनकी रेलेवेंस के ऊपर। उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर या प्रॉक्सी जो उन्होंने ट्रिपल एच किया था, हौती, हमासी और हमास, हिजबुल्ला, इनको शायद वो इसीलिए यूज़ कर रहे थे ईरान की तरफ से इसराइल को अंडर प्रेशर रखने के लिए। लेकिन बहुत हद तक उन्होंने, आपने नोट किया होगा कि हमास और हिजबुल्ला की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है, हौतीस को भी टारगेट करते रहते हैं। तो फ्यूचर में ईरान को ये देखना पड़ेगा कि आया, जिसको कहना चाहिए ना, इज इट अ वाइबल ऑप्शन, ये वाइबल है कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट करते थे उनको रिजल्ट मिले हैं। अगर उनको वाइबल लगेगी तो जाहिर है इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि इनको एक्टिव रखे, ताकि इसराइल की एक थ्रेट को न्यूट्रलाइज किए रखे और इसराइल को एंगेज रखे डोमेस्टिक एंड पे ही और मिडल ईस्ट के अंदर ही, इंस्टेड ऑफ रीचिंग ईरान। लेकिन सर, वायबल ऑन ग्राउंड हुई तो नहीं, बल्कि ईरान ने अपने रिसोर्सेज ही ज़ाया की ना इसके ऊपर। अगर ये इसको देख, जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि इनको स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं ना, कि टेबल पे रखें सारा कुछ, कि हमने क्या खोया, क्या पाया, कितनी इन्वेस्टमेंट की, हमें फायदा क्या हुआ, और कितनी चाहिए होगी। अब इंटरनली भी इनको रीडेवलप करने के लिए अपने आप को भी बहुत चाहिए होगी। तो आई थिंक दे विल हैव टू ड्रॉ बैलेंस कि हम उधर इन्वेस्ट करें या उधर से कंप्लीटली पुल आउट करके पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल बिल्डिंग करें, दोबारा अपना रिजॉल्व करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक चीज भूल गया, मैं ऐड करना चाहूंगा कि ईरान को नंबर 1 अपने अंदर मुसायद के और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनको स्क्रीन करना चाहिए और फिल्टर करना चाहिए। फोरमोस्ट थिंग मेरा ख्याल है, सबसे पहले इस नंबर 1 ये रिक्वायरमेंट है इनकी जंग के बाद, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस लीक हुई है
और ये अभी की लीक नहीं हुई है। मैं इमरान साहब आपको बताता चलूं कि ये अहमद निजात इनके प्रेसिडेंट थे ईरान के 2005 से लेकर 2013 तक, तकरीबन समझे 20-25 साल पहले। अब वो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, जरा वो नोट करें, 15-20 साल पहले, कि वो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट था तो बाद में वो एक इंटरव्यू में दे रहे थे CNN ईरान को, और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि इसराइल ने बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया है ईरान के अंदर, मुसाद का और दूसरे एजेंट्स का, तो मैंने एक फोर्स बनाई जो काउंटर करेगी इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन को। और कहते हैं कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि उस फोर्स का जो हेड है वो भी मोसाद का एजेंट है। तो ये आज की नहीं है, ये प्रेसिडेंट थे 2005 से 13 तक। अब इमेजिन करें कि इतनी पुरानी हिस्ट्री है जब इसराइल एंटर हो चुका है इनके जिसको कहते हैं ना रूट्स में। अच्छा सर, ये अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल उसके ऊपर बात करूँगा। एक इदारा है UNO, ये इसका क्या काम है सर? क्योंकि जो जो हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, वो अमेरिका ऑन इट्स ओन डिसाइड करता है, ऑन इट्स ओन ही उसको एक्शन कर लेता है। तो वैसे UNO के चार्टर में जिस तरह सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, तो हमारी एक अपनी सॉवरेनिटी है। कोई भी कंट्री किसी के ऊपर इस तरह अटैक तो नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये भी ले लें कि इसके रिबाउंड में या इसके रिस्पांस में किसी भी कंट्री ने UNO के अंदर कोई भी इस तरह की मूव या कोई भी इस तरह का बिल जो है वो मूव नहीं किया, ना अमेरिका के खिलाफ, ना इसराइल के खिलाफ, ना इंडिया के खिलाफ। तो क्या हम वाकई हमने अपने आप को जो है वैसे ही सजदे में गिर गए हम इनके सामने? मेरा ख्याल है इमरान साहब ये न्यू नॉर्मल है। सारी दुनिया को अब रियलाइज करना चाहिए कि ये जो बिल्स पास हो भी जाते हैं, जो कंडेम भी कर लेते हैं, जो डिप्लोमेटिक तौर पर एक एहतजाज भी जमा करा देते हैं, इट्स मोर ऑफ ए सेरेमोनियल रह गया हुआ है। अब जिसको होता है एक्शनेबल कोई चीज़ नहीं रह गई। अब हर मुल्क को मेरा ख्याल है तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर ख़ास तौर पर अगर उसके खिलाफ सुपर पावर्स हैं तो उसको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया आपकी मदद नहीं करती है। इट्स मोर ऑफ ए सेरेमोनियल। बनी तो बहुत अच्छे काम के लिए थी, वर्ल्ड वॉर के बाद के पीस काम करेगी, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करेगी, तो कश्मीर का 70-80 साल का पुराना मसला नहीं हल कर सकी कभी कोई बात वो भी नहीं सिवाय हुआ। रेजोल्यूशन पास करने। तो ये मेरा ख्याल है अभी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि OIC और इस तरह की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे मोर ऑफ सेरेमोनियल, और डूएबल कोई एक्शन मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं। और हमें सारी स्ट्रैटेजीज, अपनी वॉर प्लान्स, अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व उसके बगैर ही बनाना चाहिए। अच्छा, इसमें आप SCO को किस तरह देखते हैं? ये देख वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अभी जिसके आप जिसमें ये जिन्होंने अभी हुई थी, रशिया में हुई थी शायद। जी जी, अब वो डेफिनेटली देखिए, मैंने अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूं ताकि हम एरिया वाइज निकल जाएं कि UNO कौन है वो कौन है। देखिए जी जी दुनिया में अब हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे से ताउन करता है। कोई दुनिया में दोस्ती नहीं है, कोई दुनिया में दुश्मनी नहीं है। अगर आपकी नेशनल इंटरेस्ट है तो आप कोलैबोरेट करते हैं, आपकी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है तो कोलैबोरेट नहीं करते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान इसराइल ने ड्रोन दिए, ड्रोन फायर किए, हमें हुकूमत पता लग गया, फौज से पता लग गया कि वो तो इसराइली खुद आकर ऑपरेट कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं कि इसराइल और इंडिया में क्या कॉमन है? ना उनका बॉर्डर कॉमन है, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन है, ना उनका मजहब कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है? एक इंटरेस्ट कॉमन एनिमिटी। है, एनिमिटी। एनिमिटी। तो इससे साबित करने की क्या कोशिश की मैंने कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं तो आप कॉपरेट करते हैं, चाहे आप लैंग्वेज, मजहब, जोग्राफिकली कहीं भी हो, आप करीब आ जाते हैं। यही दुनिया में हो रहा है। आप ये नहीं देखते कि मैं ECO का मेंबर हूं, मैं OIC का मेंबर हूं, यूनाइटेड नेशंस का, मैं इसके करीब चला जाऊं या इस मुल्क को ह्यूमैनिटी। गजा क्या हो रहा है 2 साल से? किधर है UNO? किधर है वही OIC? किधर है कहने का ECO? मतलब ये है कि फिर हम मुस्लिम कंट्रीज को कम से कम जो है वो अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है अब। अब नहीं खोलनी चाहिए, हमें बहुत पहले खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन जब भी खोल लें बहुत अच्छा है। जी सर, क्योंकि आपने खुद देखा होगा जब सूडान को तोड़ना था तो बहुत इजी था। इंडोनेशिया को तोड़ना था, ईस्ट तैमूर बनाना था तो बहुत इजी था। लेकिन ये है कि जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको जो है वो उनके सोल्यूशन की तरफ कहीं कहीं से भी कोई कोई कहीं भी नहीं आ रहा। अच्छा सर, इसी हवाले से एक बात करूँगा कि अब आपने देखा था कि अमेरिका जो है वो बाकायदा और यूरोप सपोर्ट करता हुआ, बैकअप करता हुआ नज़र आ रहा था इसराइल को। वेयर एज ईरान की एक्सपेक्टेशंस थी चाइना और रशिया की तरफ। इस तरह की कोई एक्टिव सपोर्ट नज़र नहीं आई। नेशनल इंटरेस्ट, थोड़ी देर पहले मैंने एक लफ्ज़ किया, नेशनल इंटरेस्ट। इस वक्त अमेरिका को नाराज़ रशिया भी नहीं करना चाहता इन हालात में, और चाइना भी नहीं करना चाहता, और इसीलिए उन्होंने लिमिटेड सपोर्ट की है। अगर की है तो पहले की है, इतनी एक्टिव नहीं की है। मैंने जैसे कहा कि हमें ये न्यू नॉर्मल अब समझ जाना चाहिए सारे दुनिया के मुल्कों को। हम भी इसीलिए JF-17 थंडर हमने बनाया था, उसकी बात तो बाद में आएंगे। तो हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है, हम इंडिजीनियस हो रहे हैं।
जो दुनिया में ये समझेगा कि जंग के दौरान फलां मुल्क मेरी मदद करेगा, फलां करेगा, तो मेरा ख्याल है विश लिस्ट ज़रूर हो सकती है, अफसोस ज़रूर हो सकता है, ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन रियलिज़्म में हमें रहना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि न्यू नॉर्मल जी। है। अच्छा सर, दूसरा एक बात आपने देखा होगा कि अर्ली 80s के अंदर पाकिस्तान में एक अप्रोच थी टुवर्ड्स अफगानिस्तान टू गो फॉर अ कॉन्फेडरेशन, स्पेशली अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की तरफ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिस्ट्री में सुना था, थोड़ा सा पढ़ा भी था। तो क्या अब जिस तरह ये खिता स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये कंटिन्यूसली थ्रेट के अंदर है, और हमें ये भी पता लग गया एक एक वॉर इम्पोज हो चुकी है दोनों पर। अफगानिस्तान तो वैसे ही कंटिन्यूसली वॉर के अंदर है। तो क्या अब हमें कुछ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम ये तीन मुल्क मिलकर किसी कॉन्फेडरेशन की हल की तरफ जाएं, जहां पर जो है वो एक दूसरे के कॉरिडोर बन सकें, बैकयार्ड बन सकें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर मुल्क अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरे मुल्क से कोलैबोरेशन करता है। इंडिया ने इतनी एक्टिव आपने देखा सपोर्ट की थी अफगानिस्तान में, पहले अशरफ गनी और उस ज़माने में दे वांटेड कि यहाँ पे पाकिस्तान को थ्रेट उधर से रहे। फिर आपने नोट किया होगा कि इंडिया ने ईरानियन सॉइल इस्तेमाल किया, कुलभूषण यादव इसकी ज़िंदा मिसाल है, वो इस्तेमाल किया उन्होंने, चाहे उनके कंसेंट के बगैर किया, लेकिन ईरानियन सॉइल यूज़ की क्योंकि वो डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। तो ये तो एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म है, अगर तो ज़ाहिर है होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि दुनिया आपको फिर ऐसे प्रेशर में लाती है, आपके फॉरेन एड बंद हो जाएगी, आपकी IMF किस्तें नहीं मिलेंगी, तो दुनिया आपको बनने नहीं देती। ये विश लिस्ट बड़ी अच्छी है, ये कागजों में भी बड़ी अच्छी लगेगी, टेबल पे भी बड़ी अच्छी लगेगी। जिस दिन आप बाहर निकलेंगे आपको पता लगेगा जी वो तो फलां मुल्क ने आपको ये पाबंदी लगा दिया, फलां मुल्क ने ये कर दिया और आप भी फलां हिट लिस्ट पर आ गए। तो मैं आपके आइडिया को नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी जब होती है, तो जब अनफोल्ड होती है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस के लिए आया कोई मुल्क तैयार है? अफगानिस्तान तैयार है, हम तैयार है, हमारी इकोनॉमी इतनी है कि हम कन्फ्रंट कर सकें और स्टैंड ले सकें। अनफॉर्चुनेटली यही दुनिया में होता है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्क फिर आपकी नेशनल इंटरेस्ट जहां पे ज्यादा हो और उनकी नेशनल इंटरेस्ट से क्लैश कर रही हो, बेशक उनको थोड़ी कर रही हो, लेकिन बहुत सी पैक की किसकी इंटरेस्ट है कि ना बने। तो मैं बहुत सारी चीजें दे सकता हूं, लेकिन वो मैं कह रहा हूं कि हर मुल्क नेशनल इंटरेस्ट से चलता है, सुपर पावर्स नेशनल इंटरेस्ट से चलती हैं। ईरान का तेल क्यों नहीं बिकने दिया जा रहा दुनिया में? किसको थ्रेट है? 10,000 मील दूर बैठे अमेरिका को। ये मैं मिसालों से वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहना बहुत अच्छा है, ये विश लिस्ट बहुत अच्छा है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, बट जिस दिन टेबल पे बैठेंगे उस दिन प्रेशर ले सकेंगे ये मुल्क सारे? वो जवाब येस और नो होगा या क्या होगा, वो येट टू बी सीन। अच्छा ये बताइए, चाबहार में जो इंडियन इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी बैकग्राउंड में मेरे ख्याल में ईरान को लेसन तो मिल गया होगा काफी। मेरा ख्याल है ईरान को लेसन दो बहुत बड़े मिले होंगे। जो पहले मैंने बता दिया, एयरफोर्स तो करें ही करें, दूसरा जो इसराइल का नेटवर्क है, और तीसरा ये दूसरा नेटवर्क, ये जो मैं कह रहा हूँ वो नेटवर्क किस कीमत पर था और कौन उसके पीछे थे। और ईरान को आई एम श्योर ये जरूर रियलाइज हुआ होगा कि जंग के से पहले उन्होंने किस तरह के दोस्तों पर एतबार किया था। ये बहुत बड़ा लेसन है जो आई एम श्योर उनको मिल चुका है। जितनी उनकी रोज बरोज उनको वो एक्सपोज हो रही है उनकी नेटवर्किंग इसराइली एजेंट्स की इंडियंस के साथ, तो बहुत जल्द मेरा ख्याल है सारा खुलकर उनको सामने आ जाएगा कि हिंदुस्तान ने किस तरह उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। अच्छा सर, दूसरा अब पाकिस्तान के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी भी 4 दिन की वॉर थी, और सल्यूट टू यू गाइस, स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स। और मुझे बजाते खुद, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, मुझे भी एयरफोर्स बहुत पसंद है। और वो इस वजह से कि ये वाहिद ऐसी फौज है जिसमें ऑफिसर जो है वॉर फ्रंट पर होता है। जो बाकी की जो फौजें हैं उसमें आपने देखा होगा टीयर में होते हैं, और पीछे से कमांड चल रही है और आगे जो है वो आप अपने सोल्जर्स जो है मूव आउट कर रहे हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि ये जो 4 दिन का जो हुआ था, इसके बाद अब ये गैप हम जो देख रहे हैं, ये इंटरवल है, गैप है, या ये परमानेंट सीज फायर है? देखिए, जब ये हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क हमला करता है, और जो उसने किया, उनके भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यही थे कि पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट कर देना, हेजमनी कायम कर लेना, रीजनल पुलिसमैन बन जाना, अमेरिका की नज़र में एक वायबल फोर्स, वाहिद वायबल फोर्स रह जाना जो चाइना की टक्कर की है। तो ये सारा करने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो तो नहीं अचीव कर सके, और अगर नहीं अचीव कर सके तो बड़ी ह्यूमिलेशन हुई। सिर्फ अचीव नहीं कर सके बल्कि 6-0 से जंग खत्म हुई, हमने 34 टारगेट्स हिट किए 10 तारीख को, फिर उनको सीज फायर के लिए भागना पड़ा अमेरिका के पास, तो प्राइस तो बहुत उन्होंने दी। अब देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सीज फायर टेम्पररी है कि लॉन्ग टर्म है, ये देखना पड़ेगा कि इंडिया की कैपेबिलिटी बेहतर हुई है इन दिनों में। जब तक आप कैपेबिलिटी बेहतर नहीं करते, आप एडवेंचर एक और नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनमें सबसे ज्यादा फ्लॉड तो मेरे ख्याल में उनकी इंटीग्रेशन थी, उनकी ट्रेनिंग थी, उनकी नियर वॉर लाइक सिनेरियो में लड़ने की उनकी शायद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी।
और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि हमने 7 तारीख की सुबह को रियलाइज किया कि हमारे टैक्टिक्स फॉल्टी थे। टैक्टिक्स फॉल्ट होने का मतलब ये है कि आपने मान लिया कि हमारी पीस टाइम तैयारी नहीं थी, आप यही कहना चाह रहे हैं, और आप टैक्टिक्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जैसी एयरफोर्स पर हमला करके आप चाहते हैं कि टैक्टिक्स इंप्रूव करें, और आपको $90 बिलियन ये मुल्क अपना हिंदुस्तान आपको देता है डिफेंस बजट के लिए, 1000 के करीब आपके पास फाइटर जहाज हैं, तो आपने वो जंग में ग्राउंड करने के लिए लिए थे। तो ये अच्छा सर, रियलाइज एक करना सवाल पड़ेगा। मुझे ये ले लीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वी टुक पाकिस्तान ऑन बोर्ड बिफोर स्ट्राइकिंग दोज साइट्स, तो इसमें कोई हकीकत थी या नहीं थी सर, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? ये तो मेरा ख्याल है आप अफ्रीका के किसी सबसे जजीरे का कोई मुल्क होगा, उसको भी कहेंगे ना कि हम तुम पे हमला करने लगे हैं, तो फिर आगे से कुछ ना कहना, मेरा ख्याल है वो भी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो क्या वो टू टॉक ऑफ के पाकिस्तान का कि आप कहें कि जी हम हमला करेंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स भी जमीन पर रहे, 8-10 लाख आर्मी भी जमीन पर रहे, को नजर ना आए जनाब, आप खामोशी से बस बैठे रहे, हम हमला करके चले जाएंगे, ये क्या मजाक है? आपके दरवाजे पे घर के बाहर एक पत्थर भी फेंक के चला जाए तो आप दरवाजा खोल के देखते हैं किसने मारा है, तो आप क्या समझ रहे थे? वैसे जहाँ तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या मेरी अपनी जो मैं राय दे सकता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो थे, वो इस हमले से तकरीबन 3 दिन पहले इंडिया से होकर गए थे, तो कुछ आशीर्वाद उधर से भी थी आई थिंक। नहीं, आशीर्वाद ना भी हो उसका तो एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगा, लेकिन ये स्टेज मैनेज जरूर था, बिकॉज जब वो चले गए हैं तो उनके होते ही ऑलमोस्ट उन्होंने ये शुरू कर दिया, रियलाइजिंग के ये शायद अमेरिका बड़ा नोटिस लेगा, बिकॉज हम इतने करीब हो चुके हैं, हमारी एसोसिएशन और अफेक्शन इतनी करीब है कि अमेरिका में मना करना तो दूर की बात है, शायद इनकरेज ही करेगा, और शायद इनकरेज कर भी देता अगर हम इतना रिजॉल्व ना शो करते और इतनी मैसिव किस्म की, जिसको मैं अक्सर यूज करता हूँ, प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज ना करते हम हिंदुस्तान पर, तो इंकरेजमेंट मिलती रहती और ये सीज फायर नहीं होनी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं चैनल्स पर और एनालिस्ट कहते हैं कि जनाब ये अमेरिका ने सीज फायर कराई। अमेरिका ने सीज फायर नहीं कराई, ये पाकिस्तान के लोगों ने सीज फायर कराई है, ये पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने कराई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कराई है। आपने इतनी ज्यादा हिटबैक किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भागे गए। सीज फायर तो एक अनाउंसमेंट थी कि उन्होंने किया, लेकिन मजबूर किसने किया? तो ये क्रेडिट पाकिस्तानी कौम को जाता है, मुसल्लह अफवाज को जाता है, खासतौर पर पाक फिजाइया। आपने नोट किया होगा इतनी ज्यादा कीमत उन्होंने मांगी 6-0 करके भी, और 10 तारीख को इतनी टारगेटिंग करके भी, और S-400 भी तबाह करके। तो ये हमें नहीं जानना चाहिए या मानना, इस पे नहीं मानना चाहिए किस प्रेसिडेंट की थी, उनके अचीव मकसद हमने नहीं करने दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद महीनों में उनकी कैपेसिटी ऐसी बिल्ड नहीं होने वाली, बिकॉज ये इक्विपमेंट जब ले लेना होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने आज फलां मिसाइल ले लिया है, फलां जहाज ले लिया है। ये कोई रेफ्रिजरेशन या टीवी नहीं है कि आपने बटन ऑन करना है तो चैनल ऑन हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे जी हमारे घर टीवी आ गया। ये वेपन्स होते हैं, इनको इंटीग्रेट करना होता है, आपने दूसरों से कोलैबोरेट करना होता है, ट्रेनिंग वैसे स्ट्रेटजी सर करनी आजकल तो होती टीवी को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, जो स्मार्ट है। लेकिन वो सेम डे हो जाता है, वो जी सेम डे हो बिल्कुल जाता सही कह रहे हैं। अच्छा सर, वेपन डिपेंडेंसी जो है हमारी, स्पेशली हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, तो इसमें तो नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली चाइना के कैंप में चला गया अपना। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमारे आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने भी एक विज़िट किया है। आया कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि ये उनका ज़ाती विज़िट था, पता नहीं क्या था, और इसके बाद जो है वो हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं वो भी गए हैं, और अब जो है वो कुछ रूमर्स इस तरह की भी फैल रही हैं कि क्या पाकिस्तान अगेन अपनी पॉलिसी में शिफ्ट लेकर आ रहा है? देखिए मेरी पाक फ़िज़ाइया से बात हुई है लीडरशिप में। ये जो पाक फ़िज़ाइया के सरबराह का था और जो आर्मी चीफ़ का था, इस लेवल पर कोई दौरे ज़ाती नहीं होते, पहली बात तो ये करें। जी। ज़ाती तो तब होता है कि आप जाकर गोल्फ खेलने जाकर, तो ज़ाती तो तब मैं समझूंगा कि गोल्फ खेलिए सिर्फ, और गोल्फ में भी मैं समझूंगा कि फिर भी बातें यही हुई होंगी। बात ये हो रही है कि स्पेशली एयर चीफ जो गए हैं, हमारा ट्रेडिशनली देखें, हमने 43 साल पहले F-16 इंडक्ट किए थे अमेरिका से पहली दफ़ा 1982 में, और वो आज तक ऑपरेशनल है माशाल्लाह से। उसके बाद हमने बाद के जहाज़ भी लिए, बाद के ब्लॉक्स भी हमने लिए हैं, वो भी ऑपरेशनल है। हमारे पास तकरीबन 75 के करीब F-16 है, और ट्रेडिशनली हमारा अमेरिका के साथ बहुत मिलिट्री कोऑपरेशन रहा है। 1965 की जंग में आप देख लें, हमारे पास F-86 सेबर थे, हमारे पास थे F-104 जहाज़ थे हमारे पास। तो हमारा रिलेशनशिप, चाहे वो सीटो था, सेंटो था, वो एक अलग बदकिस्मती है कि हम 10-10 साल के ब्रैकेट में अप एंड डाउन होते रहते हैं। 50 और 60 की दिहाई में हम बहुत अच्छे थे, फिर 65 आ गया, सैंक्शन लग गई, फिर 71 आ गया, हमारे पे सैंक्शन लग गई, फिर सोवियत यूनियन आ गया 70s के एंड में, तो हम फिर गुड बॉयज़ आ गए, फिर अच्छे हो गए ताल्लुकात।
10 साल रहे, 89 में आकर जब सोवियत यूनियन चला गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारे F-16 भी रोक लिए, हमारे स्पेयर पार्ट्स भी रोक लिए, हमारे पैसे भी रोक लिए, $658 मिलियन रोक लिए गए। तो ये हमारा बैड पैच शुरू हो गया। फिर 9/11 हुआ तो फिर हम गुड बॉयज फिर बन गए दोबारा, फिर हमारा 10 साल फिर कोऑपरेशन रहा। फिर जब वो खत्म हुआ, अफगानिस्तान शुरू हुआ, हम फिर बैड बुक्स में आ गए। तो ये 10-10 साल का हमारा ब्रैकेट है। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि हम 10 ईयर्स हमारा एक पैकेज चलता है कि उसके बाद हम रेलेवेंट और इरेलेवेंट होते रहते हैं। तो ट्रेडिशनली हम रहे हैं यूएस के साथ, हम किसी जमाने बड़ा फ्रंटलाइन नॉन नेटो एलाई भी रहे हैं। तो दूसरी बात एक और भी ज़हन में रखिएगा कि हमारे लिए कोई मुल्क नो गो नहीं होना चाहिए। चाइना बहुत अच्छा टाइम टेस्टेड दोस्त है, बट अगर मुझे एज इंडिविजुअल मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे अमेरिका एक अच्छा जहाज, अपना वेपन सिस्टम मेरी, और खासतौर पे हमारे 75 जहाज हैं, हमने इनको अपग्रेड भी करना है। बाय द वे, ये रिलेटिवली विंटेज होते जा रहे हैं। जो हमारे पास पहला जहाज आया था उसको 43 साल हो गए, और आजकल जितनी एवियोनिक्स है 43 महीने में जहाज ऑब्सलीट होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हमने अपग्रेड भी करना है, हमें मिड लाइफ अपग्रेडेशन चाहिए, MLUs कहते हैं इसको। तो उसमें बातचीत करने में और नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कैंप बदल रहे हैं कि जनाब हमने चाइना को गुड बाय कर दिया। वी शुड टेक बेस्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई वो नहीं है। हमने अपनी रिजॉल्व देखना है, हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस देखनी है कि इट शुड बी द बेस्ट इन द एरिया। और कायदे आजम ने 1948 में, आपने कायदे आजम का जिक्र किया, चले मैं एक बात वहां से भी जिक्र कर देता हूँ। कायदे आजम 13 अप्रैल 1948 को रिसालपुर तशरीफ ले गए थे, जब ये पाकिस्तान एयरफोर्स का स्कूल होता था। फिर इसको कॉलेज अपग्रेड किया, अब ये अकेडमी है। अब 13 अप्रैल 1948 को कायदे आजम ने क्या कहा वहां पर, वो बड़ा रेलिवेंट है। यहां पर मैं पूरा कोट कर देता हूं, तकरीर पूरी नहीं, सिर्फ एक कोटेशन। उन्होंने कहा, जरा गौर कीजिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, 80 साल तकरीबन पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, और रेलिवेंट कितनी है। उन्होंने कहा था, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। इट मस्ट बी एन एफिशिएंट एयरफोर्स, सेकंड टू नन। अब जरा इमेजिन करें, सेकंड टू नन। आज भी पीएफ का टैगलाइन यही है, पाकिस्तान एयरफोर्स सेकंड टू नन। ये वो कायदे आजम के इरशाद के ऐन मुताबिक है। और पहला जुमला का नोट करें, अ कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज एट द मर्सी ऑफ एनी अग्रेसर। आज भी वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हमें हर जगह से जहां से चाहिए। और इसी तकरीर के पार्ट 2 में कहा था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक डिसिप्लिन और एक इंडिजीनियस डिपेंडेंसी करे, अपनी अपनी डेवलपमेंट करे, तब भी पाकिस्तान एयरफोर्स, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स विल बी वर्दी ऑफ पाकिस्तान, ये कहा था। हम इंडिजीनियस भी करना चाहिए और हमें सेकंड टू नन भी रहना है, इररिस्पेक्टिव हम किसकी मदद लें। जी सर, कायदे आजम ने आई थिंक ये भी कहा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वुड बी एज गुड एज रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा। जी बिल्कुल। जी, ये नहीं ये हो सकता। पाकिस्तान बनने से पहले भी कहा था, और पाकिस्तान बनने से पहले 1946 में उन्होंने अमेरिका का जो नेशनल डे था 4 जुलाई, उस पर एक पैगाम भेजा था। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कायदे ने कहा था कि हमारी ज़रूरत है पाकिस्तान लेना, क्योंकि हमारी हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट है, हमारा सब। और फिर उन्होंने ये कहा था कि आई वुड लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान टू लिव लाइक अमेरिका एंड कैनेडा। अब इमेजिन करें, अमेरिका कनाडा की तरह हम क्यों नहीं रह सकते? लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीजनल हेजमनी के शौक है शायद हिंदुस्तान को, और वो चाहते हैं कि हम नहीं रहे। आपके सामने आपने देखा कि इतना बड़ा खित्ता है, ये सिर्फ सार्क का इलाका जिसकी हम बात करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 22% है दुनिया का, और आपस में सिर्फ 5% ट्रेड करता है। बदकिस्मती नहीं है, आपस में हम एक दूसरे को ग्रो नहीं कराते। अमेरिका और कनाडा आपस में बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, यहाँ हम सारे मुल्क 22% होकर 5% आपस में ट्रेड करते हैं। किसकी वजह से? ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना भूटान, ना पाकिस्तान, इंडिया की वजह से। और अगर हम पॉपुलेशन भी देखें अमेरिका और कनाडा की, तो आई थिंक इस पूरे रीजन के अगेंस्ट 1/4 भी नहीं है। एग्जैक्टली। और वॉल्यूम देख लें उसका। वैसे सर, हम दुश्मन क्यों हैं? ये तो सवाल दुश्मन दे सकते हैं। हम तो दुश्मन नहीं, हम तो पीसफुल रहना चाहते हैं। एज एन एक्स सर्विसमैन सर, हम तो कायदे आजम को फॉलो करते हैं। देखिए, हमने तो कोई डिजाइन नहीं किया, हमने किसी मुल्क पर एडवेंचरिज्म नहीं किया। हिंदुस्तान ने हर जगह किया। कौन सा नेबर खुश है, चले वो बता दे मुझे। फिर कोई ऐसा मुल्क जो नेबरहुड में रहता और कहे वी आर वेरी हैप्पी विद इंडिया। सर वो तो ठीक है, वो तो दूसरे नेबर्स हैं, लेकिन दुश्मन होने नहीं चाहिए थे। अच्छा, इसी तनाजुर में अब मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह कि आप कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जो हैं या फिर इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट कर दी है। अब हैविंग सेड दैट, 75 इयर्स हो गए हैं, 75 इयर्स बीन पास्ट। कुछ हिस्सा कश्मीर का हमारे पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है।
आपकी नज़र में इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है ताकि हम आइंदा आने वाली जंगों से या इन चीज़ों से महफूज रहें? देखिए क्योंकि मेरा बोन बड़ा ऑफ कंटेंशन तो यही है ना एक। जी, वो तो कॉज है ना, हम इफेक्ट के पीछे भागेंगे तो कॉज जब तक ठीक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये, अगर आपके जिस्म में बुखार है तो आप पहले कॉज ढूंढेंगे तो बुखार ठीक होगा। इस एरिया में अनसर्टेनिटी, वॉर्स, हिस्टेरिया, टेंशन, नो इकोनॉमिकल ग्रोथ और लिटिल इकोनॉमिकल ग्रोथ बिकॉज ऑफ कश्मीर है। तो वो सिंपल फॉर्मूला है, यूनाइटेड नेशंस में पास किया था, नेहरू खुद लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस में केस, हम तो नहीं लेकर गए थे। नेहरू साहब की बात मान लें कि वो उन्होंने कहा था कि जहां प्लेबिसाइड कराएंगे हम प्लेबिसाइड करवा दें। जो दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे, मैं पाकिस्तानी होने के नाते आपसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में ये लिखा हुआ है, आप वो करवा दें तो आई थिंक पीसफुल हो जाएगा। जो इंडिया, जो जहां कश्मीरी फैसला करें अपने फ्यूचर का, उनको करने की इजाजत दी जाए। हम तो इसी भी बात कर रहे हैं, हम तो कब्जे की बात ही नहीं करते किसी स्टेज पर। सर अगर मैं पूछूं तो ये प्रैक्टिकल है अभी? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट पड़े थे बीच में, और अगर वो रियली पड़ेंगे बीच में और वो कहेंगे कि ये इतना बड़ा, आप इमेजिन करें वो इंडिया को किस हद तक ट्विस्ट कर सकता है अमेरिका। आपके व्यूअर्स को मैं ट्रेड बता देता हूं, तकरीबन $155 बिलियन का ट्रेड है हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ एनुअल, 155 बिलियन, जिसमें से 40 बिलियन इंडिया के हक में है, यानी इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है अमेरिका से इंपोर्ट करने की बजाय। पाकिस्तान का 11 बिलियन के करीब है। तो आप इमेजिन करें जंग बंद कैसे हुई थी। इंडिया को उन्होंने थ्रेट क्या किया था कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। तो हमारा 11 बिलियन का ट्रेड वर्सेस 150 बिलियन का ट्रेड। अगर अमेरिका चाहे प्रेशराइज करना कि अब ये नॉर्मल होना चाहिए, जिंदगी इस एरिया में लोगों को ग्रो करना चाहिए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि बायलैटरल हिंदुस्तान हमसे एग्री कर जाएगा कि ठीक है जी, मुझे ख्याल आया कि एथिक्स मोरालिटी के तहत मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं लगता उसका। वैसे एक सोल्यूशन मुशर्रफ साहब भी लेकर आए थे ना, आपने सुना होगा, जी, देखा होगा। वो तो बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत ट्रैक टू में तो चलते रहते हैं, बट एक्चुअल तो तब होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एग्री करें और ऑब्वियसली कश्मीरी लोगों के कॉन्सेंट से हो। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा टच करूंगा इस बात को। एयर डिफेंस के हवाले से अगेन मैं उसी उसी पर आ रहा हूँ। जो इंटरसेप्टर्स होते हैं और आपने अपनी एयर बाउंड्रीज जो है, ऑब्वियसली एयरफोर्स तो है इन प्लेस, लेकिन जो जब आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हो, मैक 3, मैक 5, मैक 6, 7, तो उन्हें रोकना भी तो एक बाकायदा मिशन है ना, और बाकायदा एक जॉब है। पाकिस्तान को भी आई थिंक अपने एयर डिफेंस के ऊपर कुछ काम करना चाहिए। देखें, जब जंग बंद हुई थी या जंग के दौरान भी बहुत सारे आप जैसे थे एनालिस्ट भी और इंटरव्यू करने वाले, उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है ये पाकिस्तान के डिफेंस में कमज़ोरी है, कि हमें ये जो पेनिट्रेट हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने 1 महीने के अंदर इसराइल के वही पेनिट्रेट कर दिया जो दुनिया का शायद बेस्ट एयर डिफेंस है। आप एग्री करेंगे कि उससे अच्छा डिफेंस, और इतनी छोटी जगह को डिफेंड करना, वो भी पेनिट्रेट हो गया। हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया में कोई एयर डिफेंस सिस्टम परफेक्ट नहीं जो आपको 100% अश्योर्ड गारंटी दे देगा कि आप ले लें, आज के बाद कोई डैमेज नहीं। इसराइल से अच्छा तो प्रिविलेज कोई मुल्क नहीं ना वेपन्स के लिए, कितना हाल हुआ। तो ये सबक ये है, टेक होम ये है कि ये ऑनगोइंग चीज है। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आज आप वेपन बनाते हैं, ऑफेंस करते हैं, यहां पर ये मिसाइल बनाते हैं, आज डिफेंस यहां है, जो ही आप ऑफेंस यहां लेके जाएंगे, डिफेंस वाला ऊपर ले जाएगा आपके कि मैं इसको रोक सकता हूं। या फिर आप ऑफेंस वाला सोचेगा कि नहीं नहीं, ये तो इसका डिफेंस तोड़ लिया, हम ये वाला लॉन्च करेंगे। तो जो डिफेंस बनाने वाली कंपनी है वो कहती है इसका तोड़ भी हम निकालेंगे, तभी ये रेलेवेंट रहेंगे ना, वरना ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सही। तो ये ऑनगोइंग रेस है, हर वक्त चलती रहती है, ये डायनेमिक और फ्लूइड है। ये कभी किसी स्टेज पे ऐसा नहीं होता कि ये वेपन आ गया है बस ये 10 साल अब आप लोग सुकून से बैठे, बिल्कुल कोई फिक्र करने की बात नहीं, ऐसा नहीं होता दुनिया में। ये ऑनगोइंग है, आपको करते रहना पड़ेगा। पाक फिजाइया अभी भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है। पिछले 4 सालों में जो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ क्लोजली इन टच हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, आपने नोट किया होगा खालिद चिश्ती के जी नाम से, आपने उसी के शायद एक रेफर भी किया था। जी सर। मैं जंग से चंद दिन पहले मैंने J-10C के पायलट्स की इंटरव्यू किया था, जो जिन्होंने मारे हैं ये जहाज। उनके मैं बेस पर गया था, मैंने पूरा दिन उनके साथ गुजारा था। उन बच्चों से जब उन्होंने ये कहा था मुझे कि सर मौका आने दें, हम एक एक इंच का दिफा करेंगे, ये चंद महीने पहले की बात है, मुझे तो नहीं पता ये जंग हो जाएगी। एक एक लफ्ज उन बच्चों का साबित हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस, क्योंकि मुझे एक्सेस दिया गया था, स्पेशल एयरफोर्स चीफ की तरफ से इजाजत दी गई थी कि उनका फर्स्ट टाइम एवर वीडियो रिकॉर्ड करूं, उनका इंटरव्यू करूं, पायलट्स का, स्क्वाड्रन कमांडर का, इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का। मैं उससे पहले से देख रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले, हमेशा देखिए हमारा एयर मार्शल असद खान और नूर खान से लेकर हर लीडरशिप ने काम किया है, लेकिन प्रेजेंट लीडरशिप ने, जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जिनका आपने जिक्र किया था, उनके दौर में 19 इंडक्शन हुई हैं।
19 इंडक्शन, J10C उसमें से एक इंडक्शन है, तो 19 और है, 18 और है, और बहुत सारी अभी पाइपलाइन में है। तो ये जैसे मैंने कहा, ये ऑन गोइंग होता है। ये नहीं होता है कि जनाब ये वेपन लेकर हम 5 साल के लिए बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, हम इजी कर लेंगे अपना सारा कुछ। नहीं, ये रेस है जो आपने टाइम से आगे रहना होता है और दुश्मन से खास तौर पर एक एज रखना होता है। हमने रखा है। J10C इसीलिए आया था। जब हिंदुस्तान ने राफेल ले लिया, हमें J10C ले लिया ताकि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में मार ना खाएं हिंदुस्तान से। तो सर अब हम क्या ले रहे हैं एज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स F-35? F-35 तो बड़े देर से ऑफर हुआ है, लेकिन वो डर गए हैं कि उनकी जो पर घंटा 1 घंटे की फ्लाइट है, वो तकरीबन इंडियन 30 लाख रुपए की फ्लाइट पड़ती है, ट्रेनिंग हो या कोई भी हो, थोड़ा सा शाये दूसरा हो गए ऑप्शन भी है ना उनके पास, रशियन स्टेल्थ का, आई थिंक। जी। Su-57 रशिया का भी है, लेकिन उसकी अभी बातचीत मैंने नहीं कहीं सुनी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त ज़ाहिर है एंगेज है अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी, टू इम्प्रूव फर्दर। हम इससे भी आगे स्टेप जाना चाहते हैं कि इससे पहले हिंदुस्तान साल बाद 6 महीने बाद एक मिसएडवांटेज और करे, तो हम इससे भी आगे निकल गए हों जो आज हमने किया है। और जितना हमने इस दफ़ा किया है पूरी साइबर कमांड और बाकी ने मिलकर इंटीग्रेशन करके, वो काफ़ी है। लेकिन हम बैठेंगे नहीं। मुझे कंफर्म है कि पाक फ़ज़ाइया बड़ी परसुएशन से और बड़ी इंस्पिरेशन से कंटिन्यूड है कि ना सिर्फ हम और इन गैप्स को ब्रिज करेंगे, लेकिन और ज़्यादा एक ऐसी सरप्राइजेस के लिए तैयार रखें अपने आप को। चाइना असर्ट करता हुआ नजर आ रहा है सर इस वक्त आपको रीजन में? चाइना की पॉलिसी मैंने नहीं कहीं पढ़ी असर्ट करने वाली। चाइना बड़ा कूल माइंडेड खेलता है, वो अपनी इकोनॉमी पर जोर दे रहे हैं और इतना आगे निकल गए हैं कि शायद हमें जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी तो पता लगेगा चाइना कहाँ पहुंच गया। मेरा ख्याल उनकी पॉलिसी नहीं है। असर्ट करता है वो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से। अच्छा सर, गाजा के हवाले से कुछ आप, जैसे यही मैंने जब बात आपसे कर रहा था मैं कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसी तरीके से यूएन ने जो एक प्रपोज किया था कि टू स्टेट सोल्यूशन, जो पाकिस्तान भी जिसको सपोर्ट करता है, अब तो मुझे वो भी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस सवाल को सिंपल पढ़ने से पहले हमें 1948 में इस फ़लस्तीनियों के और इस खित्ते की, गाज़ा के खित्ते की हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। उस हिस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे जूस को लाकर सेटल किया गया था। ब्रिटिश जी। ने वादा किया था फ़लस्तीनियों से कि हम कुछ अरसे में आपको डिवाइड कर देंगे, आपको अलहदा होमलैंड देंगे। जूस को लाया गया था कि उनको अलहदा देंगे। वो प्रॉमिस जूस का पूरा हो गया, अरब्स का, पैलेस्टीनियंस का पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि इनका एक हक है। उनकी ओरिजिनल ज़मीन फ़लस्तीनियों की थी, यहाँ लाकर लोग आबाद किए गए थे, आबाद ला करके उन्होंने एक मुल्क बना दिया। इनको मुल्क नहीं दिया, उनको मुल्क दे दिया। तो ये हिस्ट्री में ही सारा जवाब है कि जो जिनसे आपने वादा किया था, और ख़ास तौर पर ब्रिटेन ने किया था सबसे ज़्यादा वादा कि हम पूरा करेंगे और आपको मुल्क बनाएंगे, उनको वादा पूरा करना चाहिए। वो आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी नहीं मांग रहे फ़लस्तीनी अभी भी। सर मुझे पता नहीं आप इस चीज़ का आंसर देंगे या नहीं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी जो स्पेशली चलती है हमास को लेकर, अक्टूबर 7 पे जो अटैक हुआ था, हमास ने जो अटैक किया था, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी सर? क्योंकि एक एक पॉइंट ये भी चलता है कि इसराइल, अमेरिका, इंडिया और सम ऑफ द गल्फ कंट्रीज दे वर वर्किंग टुवर्ड्स, वो कॉरिडोर बना रहे थे जो अमेरिकन मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर, उसको सबोताज करने के लिए ये अटैक करवाया गया था। शायद आपके जहन में हो, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहें तो। नहीं, मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहूँगा, जो मेरे नॉलेज में है उतना ही मैं जवाब देता हूँ, बिकॉज़ बाकी परसेप्शंस पे या एक इल्यूजन्स के ऊपर या जजमेंट के बगैर जवाब मैं नहीं दे सकता, और क्योंकि मेरे पास डाटा भी नहीं है। देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसीज़ होती हैं ना, ये डिक्लेयर्ड नहीं होती है। ये राइट। वक्त साबित करता है, इसमें कोई शक नहीं। ये वक्त साबित करेगा, कोई हिस्टोरियन लिखेगा, कोई हमास का लीडर लिखेगा, कोई इज़राइल का लीडर लिखेगा, कोई अरब लीडर लिख देगा, तब होगा। वरना अजम्पशंस के ऊपर बेस करके फिर आगे जवाब देना या उसका एनालिसिस करना शायद मेरे लिए भी मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ ये कॉन्स्पिरेसी है। किसी ने फॉर्मल पेपर आउट नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं अभी तक रिलीज़ किया, हमास ने खुद नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। तो एक कॉन्स्पिरेसी तो हर जगह की बनती है। हो सकता है इंडिया की भी कल कॉन्स्पिरेसी आ जाए कि पाकिस्तान ने, हम नहीं कहते कि इंडिया ने सारा कुछ खुद कराया, रेलिवेंट रहने के लिए कराया, और ये तो सामने नजर आता है ना, विजिबल है, मैं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसी चीज जो रिटर्न नहीं है कहीं, जिसकी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का, सॉरी मैं एक लफ्ज ऐड कर दूं, कि अगर ये नहीं, अगर पाकिस्तान ने कराया होता तो पाकिस्तान तो आपसे कह रहा है कि आप इंक्वायरी करा लें, पाकिस्तान कह रहा है कि न्यूट्रल बॉडी बिठा ले, पाकिस्तान कह रहा है हम तावन करने को तैयार है। तो ये कॉन्स्पिरेसी को खत्म कर देता है कि भाई हमने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी। हमें तो समझ आ गई उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, ये उधर ही खुल गई, चंद हफ्तों चंद दिनों में फारिग हो गई ये बात। लेकिन राइट। जो आप बात कर रहे हैं हमास के सेंस में, वो जब कोई डाटा आएगा तो फिर मेरा ख्याल है मैं बेहतर कमेंट कर पाऊंगा। लास्ट बट नॉट दी लिस्ट सर, बस आखिरी सवाल है। यही जो आपने बात की कि इंडिया ने खुद कराया, ये सारा इंडिया का नैरेटिव वर्ल्ड जो है वो दुनिया क्यों खरीदती है, वेरएज हम अपने नैरेटिव्स में इतने पीछे क्यों रह जाते हैं?
देखिए अब नहीं ऐसे अगर खरीदेगी। देखा जाए लोकल मीडिया पे हमारे पास माशाल्लाह ISPR भी है, जिसमें मेरे मेरे नज़रिए के मुताबिक तो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सबकी, लेकिन उधर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ग्रुप ही की हो रही होती है। लेकिन हमारे नैरेटिव्स इतने पीछे क्यों रह जाते हैं सर? हमें क्यों नहीं बाय करती दुनिया? नहीं, जब नीड बेस पर आपने देखा, हमारे एयरफोर्स के खुद एयर मार्शल औरंगजेब ने खुद ब्रीफ किया था, तो वो नीड बेस पर इंडक्ट भी होते हैं लोग। जहां तक नैरेटिव का है जो आप कह रहे हैं, वो हमें अब दुनिया अब समझना शुरू हो गई है। देखिए, आप इतनी दूर कैलगरी में बैठे हुए हैं, कैमरा ऑन किया, अब दुनिया से कनेक्टेड है। आप पाकिस्तान में यहाँ मुझसे कनेक्टेड है, हम बात कर रहे हैं। दुनिया ग्लोबली सिमट गई है, डिजिटल की वजह से, नेट की वजह से, टेलीविजन चैनल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। अब दुनिया को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी खिड़की खोल के नहीं कह सकते कि इस खिड़की में से मैं जो मंजर नजर आ रहा है वही देखो। अब दुनिया अपनी अपनी खिड़कियां खोलती है, कनेक्ट करती है। तो ये पुराना जमाना हो गया। आप नोट किया, आपके मुल्क में जब दहशतगर्दी इंडिया ने की और नो लेस देन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि जी इंडिया ने हमारा लीडर मरवाया है, तो फिर दुनिया की आंखें खुलना शुरू हुई, क्योंकि दुनिया ने कहा नो लेस देन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट। उसके बाद अमेरिका में उन्होंने एक सिख को मरवाने की कोशिश की, यूएई की नेवी में पेनिट्रेट करने की कोशिश की, इसराइल की कोलैबोरेशन देख लिया आपने इंडिया में, इंडिया की कितनी ईरान के अंदर। तो अब दुनिया फैक्ट्स देखती है, अब दुनिया इल्यूजन में नहीं रहती, दुनिया अपना चेक बैक करती है, और जिसकी वजह से अब उस तरह बयानिया उनका नहीं बिक रहा, आपने नोट किया होगा। वो जमाना चेंज हो गया और इसीलिए पाकिस्तान को रेलेवेंस मिली है। और आखिर में एक और बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, प्लीज वी नीड टू रिमेंबर दैट दैट विक्ट्री हैज वैल्यू, पाकिस्तान के सेंस में कह रहा हूं। राइट। अगर खुदा ना खास्ता हमें मार पड़ती हिंदुस्तान से, आपकी मदद को किसने आना था? किसने जंग बंद करानी थी? किसी ने नहीं करानी थी, पहली बात। एंड दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पावर टॉक्स टू पावर। ये भी दुनिया का फॉर्मूला है। ये आप आने वाले जंगों में भी देखेंगे, पिछली जंगों में भी देख लें। जब आप पावरफुल हैं तो दुनिया आपको पावर से बात करना चाहती है, हमारे एयर चीफ को बुलाती है, हमारे आर्मी चीफ को बुलाती है। खुदा ना खास्ता हमारी परफॉर्मेंस ना होती तो डू यू थिंक ये दो पर्सनालिटीज वहां पहुंची होती हैं? अगर हम खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान से हारे होते तो? पूछना भी पावर नहीं थी टॉक्स, किसी ने। power talks to power. When they realize कि you are a power which has to be recognized, so they respect differently. फिर altogether माहौल आपके हक में हो जाता है। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आज की पॉडकास्ट का, और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये हैविंग सेड दैट कि जितने भी प्रॉब्लम्स हुए और ये जो जितनी भी चीज़ें हमने एज अ पाकिस्तानी ऑब्जर्व की हैं, तो अब क्या ज़रूरत नहीं है कि हमें पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना चाहिए? थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। देखिए, जब जंग होती है दुनिया से हमारी हुई हिंदुस्तान के साथ, वी शुड एज अ कंट्री, एज एस्टेब्लिशमेंट, एज पॉलिटिशियंस, एज ब्यूरोक्रेट्स, एज अ कॉमन सिटीजन, एज अ हाउस वाइफ, एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर द यूनिटी। हमें देखिए, वी शुड ऐड सर, वैल्यू टू द विक्ट्री। आई एम मैं सॉरी इफ उसी आई एम पे, इंटरप्टिंग, मुझे मुझसे इसके साथ ये भी क्वेश्चन ले लें। ईरान के ऊपर तो स्ट्राइक हो गई थी। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होगी न्यूक्लियर डेटरेंस को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान को अगर ख़त्म करना, न्यूक्लियर पावर उसकी ख़त्म करनी होगी, तो वो इकोनॉमिकली कंप्रोमाइज़ करवाना होगा पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता। ये बिल्कुल आपने डिफरेंट सवाल किया। मैं पहले इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये न्यूक्लियर प्लांट की थ्रेट आज की नहीं है। मैं नौजवान पायलट था, 80s की बात है, तो मैंने को 5 साल हमारा जो कोटा का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर एयर डिफेंस या पेट्रोलिंग की ड्यूटी की है। हम गार्ड करना चाहते थे, अपने न्यूक्लियर प्लांट को सिक्योर करना चाहते थे। उस वक्त भी हमें 2 मुल्कों से हमले का खतरा था, और मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे कौन से 2 जी मुल्क थे सर। जिनसे हमें खतरा था। एक बात तो, ये आज का खतरा नहीं है। वो खतरा क्यों टला? वो इसलिए टला कि अल्लाह ताला के बाद हमें अपनी कुव्वत पर बहुत यकीन था कि जो आएगा उसको बहुत प्राइस देनी पड़ेगी। प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने उस वक्त भी हम करते थे, कर सकते थे, और करनी थी हमने, आज भी करेंगे। तो न्यूक्लियर तो आउट हो गया। कमिंग बैक टू योर, ये जो सवाल आपने किया, देखें, दुश्मन आपके अंदर, मैं एक और एंगल से देखता हूं। जैसे मैंने कहा कि सबको यूनिटी दिखानी है, ऐड वैल्यू टू द विक्ट्री करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, दुश्मन आपके अंदर तब घुसता है जब आपके अंदर इख्तलाफात ज्यादा होते हैं। ईरान के अंदर क्यों चला गया वो? पाकिस्तान के अंदर क्यों वो केपी के बलूचिस्तान के अंदर आता है? वो एक्सप्लॉइट करते हैं प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज, और दूसरे, जहां जहां वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को उतना चांस ज्यादा मिलेगा अंदर आने का। जितनी हमें यूनिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ज्यादा होगा, हाउस इन ऑर्डर होगा, उतना दुश्मन को पेनिट्रेट करने का कम मौका मिलेगा। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन, और आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान साहब फॉर इनवाइटिंग मी।